अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम दरअसल के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज जब हम इस लाइव प्रोग्राम के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं तो यकीनी तौर पे हम हमारे ज़हरों में एक बात आती है कि इस वक्त दुनिया, सिर्फ पाकिस्तान क्या, पूरी दुनिया एक दोराहे पे खड़ी है। और एक दोराहे पे इस तरह खड़ी है कि पाक भारत जंग का एक सिलसिला जो था वो तो ख़त्म हुआ और जो भी सिलसिला हुआ वो सबके सामने है और अब उसकी जो है वो सिफारतकारी हो रही है। पाकिस्तानी वफ़द बिलावल भुट्टो जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर MNA, उनके सरबराही में एक 7 रुकनी वफ़द पूरी दुनिया के अंदर जो है वो मुख्तलिफ ममालिक में जाकर वो सफारतकारी कर रहा है पाक भारत जंग के हवाले से। दूसरी जानिब इंडिया के भी अपने सफारतकार भेज रहे हैं और वो भी जा रहे हैं। लेकिन इसी दरमियान में ईरान और इसराइल की जंग ने दुनिया का नक्शा जो है वो बिल्कुल ज़्यादा मध्यम कर दिया है। और इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर हम कहें कि जनाब अली के मौजू गुफ्तगू है तो वह ईरान इसराइल जंग है। मईशत पशपुश चली गई है। गो के अमेरिकन सदर तिजारत को बहुत ज़्यादा अबूलियत देते हैं। पाक भारत जंग भी उन्होंने तिजारत की वजह से उन्होंने बंद सीज़फायर करवाया। अब वो ईरान और इसराइल की जंग में तिजारत के बजाय वो खुद भी कूदने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और यकीनी तौर पर अगर अमेरिका ईरान और इसराइल की जंग में शामिल होता है तो दुनिया का क्या हशर होगा हम सबको वाकिफ है। लेकिन बहरहाल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान के सिपहसालार अमेरिका की खास दावत पर अमेरिका में मौजूद हैं और गुज़श्ता दिनों डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई और डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होने के बाद गुफ्तगू क्या हुई अभी तक ऑफिशियली तौर पर हमें तो नहीं पता चला। लेकिन इतना हम अंदाजा कर सकते हैं कि फील्ड मार्शल ने यकीनी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान में मुदाखलत से बाज रखने की कोशिश की होगी, इसलिए कि इसकी वजह से पाकिस्तान की अपनी मईशत बेइंतहा से ज़्यादा जो है वो मुतासर हो सकती है। उसकी मामूली सी मिसाल ये है कि ईरान और इसराइल की जंग की वजह से हमारा जो सूबा बलूचिस्तान है, उस बलूचिस्तान का सूरत हाल ये है कि ईरान से आने वाली बहुत सारी जो अशिया खबरोनोश है, बिजली है, इसके अलावा पेट्रोल जो कि गैर कानूनी ज़राए से आया करती थी वो तमाम की तमाम बंद हो गई, जिसकी वजह से बलूचिस्तान में आज ये सूरत हाल है कि आधा से ज़्यादा शहर बंद हो चुका है। ईरान से आने वाली अशिया खबरोनोश जो है वो वहाँ मौजूद नहीं है, पेट्रोल मौजूद नहीं है और एक अजीब सी सूरत हाल है। एक छोटी सी मिसाल है, अब अगर ईरान और इसराइल की जंग में अमेरिका कूदता है तो यकीनी तौर पे जो है पूरे दुनिया के अंदर जो खाम तेल की जो कीमतें हैं वो आज $77 बर्नेट ऑयल जो थी फी बैरल थी, अब ये यकीनी तौर पर बढ़ेंगी। जब बढ़ेंगी तो इसका असर पाकिस्तान की मईशत पर भी आएगा। पाकिस्तान में भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का मकसद ये है कि नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो छोटी से लेकर बड़ी, वो तमाम की चीज़ों की कीमतों पर असरअंदाज होंगी और कीमतों में जो एक इजाफा है वो नज़र आएगा। और जो हम खुश हो रहे हैं कि जनाब इन्फ्लेशन 4% पे आ गया है, वो इन्फ्लेशन यकीनी तौर पर दोबारा जो है 10 से 15% पे चला जाएगा। महंगाई की शरह इतना तेज़ होगी कि यकीनी तौर पर जो है हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दूसरी जानिब जो सबसे अहम है, जो पसे पुश चला गया था, जैसे मैंने कहा कि मईशत पसे पुश चली गई, ये वफाकी बजट 2025-26 है। 2025-26 के वफाकी बजट आने के बाद से एक अजीब सी एक शोरश है हमारे मुल्क में, चाहे वह आवाम हो, ताजिर हो, सनतकार हो, वो तमाम के तमाम लोग जो हैं इस बात पर नाला भी हैं कि हुकूमत ने अगर IMF के कहने पर ये बजट बनाया भी है तो इसके अंदर अपने लोगों की मफादात का ख्याल रखना चाहिए था, जिसमें ख़ास तौर पर FBI की जानिब से जो गिरफ्तारी का मामला है ताजिरों सनतकारों के जो टैक्सेस के हवाले से, वो एक ख़तरनाक चीज़ है, उस पर काफ़ी बहस भी हो रही है। फिर बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ, उन लोगों ने सोलर पैनल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन सोलर पैनल पर भी 18% टैक्स लगा दिया गया। अब हम सुन रहे हैं कि कौमी असेंबली में चूंकि बहस जारी है और इस बहस के जरिए जो है वो 10% तक जो है सोलर पे टैक्स लगेगा। लेकिन क्यों लगेगा? अगर सोलर टैक्स फ्री था तो उसकी वजह से लोगों में आसानियां थी और उसकी कीमत भी कम आ गई थी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर आज हम डिस्कस करेंगे इस प्रोग्राम में। चूंकि इकोनॉमिकल प्रोग्राम है, मैं इकोनॉमिक इशू को ही हम हाईरेज करेंगे। और आज इस प्रोग्राम को जो हमने शुरू किया और अपने स्टूडियो में जिन मेहमानों को हमने मदऊ किया है उनसे मैं आपका तारुफ करवा दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब आसिफ सखी साहब। आसिफ सखी साहब जो हैं ये वाइस प्रेसिडेंट हैं FPCCI, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। थैंक यू आसिफ। शुक्रिया। मेरे दूसरे मेहमान हैं काशिफ शाह साहब। काशिफ शाह साहब जो हैं ये चेयरमैन है ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन के। काशिफ साहब को पहले भी मेरे प्रोग्राम में देख चुके होंगे और आज खास तौर पर अपने तबसरे और तस्करे से आपको महसूस करेंगे। थैंक यू काशिफ साहब। जज़ाकल्लाह। मेरे तीसरे मेहमान है जनाब शारिक मेमन साहब। शारिक मेमन साहब भी बड़ी सादाबहार शख्सियत है, बहुत सारे कारोबार जो है वो करते हैं, बहुत सारे कारोबार तो ये बताते भी नहीं कि क्या कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये सदर है कराची बैंक्वेट हॉल्स एसोसिएशन के। और आज
जो बजट होने के बाद एक आम आदमी पे क्या असरअंदाज हुआ है और किस तरह से अंदाज हुआ है, उस हवाले से आज साथ में हम सब बात करेंगे। थैंक यू शाहिद अहमद साहब। ये तमाम मेहमान यहाँ मौजूद हैं। मेरे ख्याल है कोई वक्त ज़ाया किए बगैर मैं आसिफ साहब की तरफ चलता हूँ। आसिफ साहब, कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने और साकिब फैयाज मंगू जी बड़ी नाराजगी का इजहार किया, बड़े गुस्से में थे। गुस्से में नहीं थे, नाराजगी थी। नाराजगी थी, गुस्से में बंदा होता है तो नाराजगी होती है। नहीं। तो खैर, तो वफाकी बजट पे क्यों इतना ज्यादा आप नाराज हैं, क्या हुआ? बेसिकली इस बजट में जो हमारा मेन इशू है ना इस वक्त, जो उनको एफबीआर को पावर दे रहे हैं एक्स्ट्रा अरेस्ट करने की विदाउट वारंट 37AA सेक्शन के तहत, उसके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि वो इतनी बड़ी पावर है कि एक एसएचओ से ज़्यादा पावर कस्टम अफसरान और एफबीआर के अफसरान के हाथ में आ जाएगी, और वो आपको 24 घंटे के लिए बगैर वारंट के अरेस्ट कर लेंगे, और अगर 24 घंटे के दौरान अगर आपके ऊपर कुछ साबित हुआ तो वो एफआईआर काटेंगे, वरना आपको रिलीज कर देंगे। पर बिजनेस कम्युनिटी के लिए ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं है कि कोई उनको कारोबार की जगह से उठा के ले जाए और फिर इन्वेस्टिगेशन करे, तो ये तो बिजनेस कम्युनिटी के लिए बर्दाश्त ही नहीं है। लेकिन आज तो कौमी असेंबली में कह दिया ना वफाकी नायब वज़ीर आज़म ने कि मतलब कि वो वही गिरफ्तार होंगे जो कि टैक्स फ्रॉड में मुलविस होंगे, और उसके लिए तो कानून पहले भी मौजूद था। वो तो पहले भी मौजूद था ना। कानून तो उनका क्या, वो ऐसे नहीं गिरफ्तार करेंगे जो टैक्स फ्रॉड में या चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा उनको गिरफ्तार। अब यही असल समझाने की चीज़ है जो ये लोग आवाम को नहीं पता होती, आम बिजनेसमैन को। हमें तो पता है, ये तो कानून पहले भी था, जो फ्रॉड करेगा उसके लिए एफआईआर करनी है और उसने पकड़ा जाना। तो पहले भी कानून था, वो तो कानून था, उससे तो कोई एतराज ही नहीं है ना किसी को। बेसिकली इस कानून से हटके एक सेक्शन डाल के उन्होंने एक कस्टम ऑफिसर या एफबीआर के ऑफिसर को, आईआर के अफसरान को इतनी पावर दे दी कि वो बगैर एफआईआर काटे आपको ले जाके बिठा लें अपने पास 24 घंटे के लिए, डिटेन कर लें, फिर उसके बाद वो एफआईआर काटेंगे अगर उनको लगा कि आप शामिल थे या नहीं थे। पर जब आपको आपकी जगह से उठा के ले जाएंगे तो आपकी तो जो इज्जत बनी हुई है मार्केट में, जो लोग आपको अच्छे नाम से जानते हैं, तो वो तो आपको बोलेंगे ये क्या चक्कर हुआ, तो वो तो बंदा बदनाम हो जाएगा और बाद में पता चलेगा कि वो कुछ भी नहीं था। तो इस तरह तो नहीं होना चाहिए। इससे तो इसमें कबात क्या है? इसमें कबात ये है कि लाजमी सी बात है, जो लोग टैक्स नहीं देते उनको एक वो करना है ना, क्या कहते हैं, खौफ पैदा करना है। ये तो खौफ पैदा करने के लिए थोड़ी कि आप पकड़ के बस बंद कर दें। नहीं, मतलब ये कि ये तो सिर्फ वो कह रहे हैं कि बंद कर देंगे, तो कहने से करेंगे तो नहीं ना। नहीं, जब कानून में ऐसा बन गया 37AA सेक्शन, तो इसका मतलब उनको पावर दे रहे हैं। कह नहीं रहे, पावर दे रहे हैं। ये तो अभी मेरे को लग रहा है जो इन्होंने कहा है आज असेंबली में कि 3 रुकनी कमेटी बनाएंगे, इसमें कमेटी की भी क्या जरूरत है? एक सेक्शन गलत आपने ऐड कर दिया, उसको खत्म कर दें। आपके पास प्रोसीडिंग के लिए पूरी पावर है, आप शौकात दें, उसका जवाब लें, अगर फिर वो लगता है तो आप उसको एफआईआर काट दें। तो उसके लिए तो नए कानून की कोई जरूरत ही नहीं थी इनको। ठीक है, इसके अलावा बजट में और बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने डिमांड की है कम करने के लिए, बिजनेस की फैसिलिटीज़ के लिए बिजनेसमैनों की, क्योंकि इस वक्त देखें ना 2300 अरब रुपए का बजट इन्होंने बढ़ाया इस साल रेवेन्यू टारगेट पिछले साल के मुकाबले में। तो यकीनन ये 2300 अरब किसी सेक्टर से ही लेंगे, महंगाई आएगी। 17,000 अरब रुपए का बजट है, तो लाजमी सी बात है कि उसके अंदर उन्होंने जो भी चीजें होंगी वो तो आईएमएफ की हिदायत के मुताबिक। अभी तो आपको यही नहीं पता चल रहा कि पिछले साल से इस साल 2300 अरब रुपए का ज्यादा रेवेन्यू उन्होंने लेना है। वो लेना किस सेक्टर से? हाँ, किस सेक्टर से लेना? वो सेक्टर में तो मेरा ख्याल है कि लाजमी जो चोरी है, जो एक नहीं देखे ना, दे रहे हैं टैक्सेस, उनसे रिकवरी करनी। इन्फोर्समेंट से तो एफबीआर के चेयरमैन कह रहे हैं 700 अरब हम लेंगे। हाँ, तो इन्फोर्समेंट से जब 700 अरब आप ले सकते हैं तो आप अपना सिस्टम सही करके ज्यादा ले नहीं सकते क्या? 1000 अरब का तो शॉर्टफॉल है ना इस साल का, और अगले साल उन्होंने 14,000 अरब डाल दिया। हाँ, तो अब ये 2300 अरब जो नया टैक्स डाल रहे हैं वो लेंगे किस सेक्टर से, ये तो बताएं। मतलब आप लोगों से लेंगे? हाँ, तो कौन से सेक्टर से भाई? टेक्सटाइल सेक्टर से लेंगे, सर्विसेज से लेंगे। यही तो असल डिक्लेयर नहीं हो रहा कि ये आएगा कहाँ से रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ डूइंग की वजह से। जाहिर सी बात है, अब अगर आपने टेक्सटाइल पे तो आप कोई टैक्स लगा ही नहीं सकते इस वक्त, क्योंकि वरना तो आपकी एक्सपोर्ट सारी तबाह हो जाएगी। 17-18 अरब डॉलर की है। हाँ, तो एक्सपोर्ट के लिए तो अभी तो आपको टेक्सटाइल को और फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगा, बिजली के रेट कम होंगे, इंटरेस्ट के रेट कम होंगे, तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। क्योंकि अब ये मुल्क एक्सपोर्ट के बगैर नहीं चल सकता। अच्छा, सर्विसेज पे तो टैक्स लगाएगा ना? सर्विसेज पे तो चलो नॉर्मल है, कोई इतना खास नहीं है, पर वो सर्विसेज पे टैक्स देना भी चाहिए। काफी सेक्टर दे भी रहे हैं, कुछ रह गए, उनको हल्के हल्के ये लोग शामिल कर रहे हैं। क्योंकि आप फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एपीसीसीआई पूरे पाकिस्तान के ताजिरों का मैं समझता हूँ बाग होता है, और चैम्बर्स माँ होती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब फेडरेशन एपीसीसीआई ने तजावीज़ दी होंगी ना बजट से पहले,
हर कौन सी बजट से तजावीज़ पहले आपने शामिल की? हर बजट से पहले देते हैं, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते, क्योंकि इनका भी हुकूमत का भी एक प्रॉब्लम है कि आईएमएफ के उसके साथ चल रहे हैं, आईएमएफ की शराइत उनको देखनी है, तो वो कुछ करना चाहते भी हैं तो आईएमएफ उनको नहीं करने देती। अभी अगले साल का बजट भी आईएमएफ के अंडर ही होगा, 100% जब तक आप उनके तो प्रोग्राम जब तक हम उनके प्रोग्राम में, हमें ये भी देखना है, आईएमएफ को भी देखना है, अपनी बिजनेसेस को भी देखना है, अपनी इकोनॉमी को भी देखना है, तो अब ये सारी चीज़ें देख के थोड़ी बहुत हमारी तजावीज़ मानी जाती हैं, कुछ नहीं मानी जाती, तो हम बाय फोर्स कोई काम नहीं करते, हम बैठ के मुज़ाकरात करते हैं हुकूमत के साथ, उनको समझाते हैं बिजनेस कम्युनिटी की प्रॉब्लम। मतलब रूठते हैं, थोड़ा गुस्सा दिखाते हैं? बस तरीका यही है कि बिल्कुल देखिए ना, मुल्क तो हमारा, हम सबने मिलकर चलाना है, रेवेन्यू होगा तो मुल्क चलेगा। फेडरेशन के तमाम करता कल या परसों प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी की उन्होंने, जी हाँ। तो क्या हुआ? अब वही हो रहा है ना, 26 तारीख को बजट है, हमें जो जो चीज़ें कही हैं अब देखिए वो अप्रूव होती है नहीं होती इनकी। चले शाह साहब, काशिफ शाह साहब, रियल एस्टेट सेक्टर पे तो काफी उन्होंने बेनिफिट दिया है बजट में। कौन सा बेनिफिट दिया है वो मुझे भी बता मतलब ये कि फेडरल टैक्स जो 4% था वो 1% कर दिया, फिर उसके बाद क्या कहते हैं एफएडी खत्म कर दी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी, और अब मेरा ख्याल है कि सर्विसेज में भी जो है कराची मतलब और पाकिस्तान रियल सेक्टर वाले मतलब कि बिल्डर खुश है थोड़ा बहुत। देखिए, इसको जो है ना एक मुकम्मल पैकेज की सूरत में देखने की जरूरत है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक एनॉमली थी और आज से 3 माह पहले आईएमएफ खुद इसके लिए रजामंदी अपनी शो कर चुका था कि ये टैक्सेस नहीं होने चाहिए थी, तो ये तो हमारी नज़र में 3 माह इसको डिले किया गया और बाकायदा इससे जितनी लूटमार हो सकती थी मैं कहूँ तो वो की गई है। तो फेडरल एक्साइज ड्यूटी देके उन्होंने कतई तौर पे कोई एहसान नहीं किया। अच्छा, जहाँ पे हम बात करते हैं टैक्सेस की, ट्रांजैक्शन में जहाँ पे छूट दी गई है, ओवरऑल ट्रांजैक्शन की कॉस्ट आज भी 6% है बायर और सेलर को मिला के। उन्होंने किया सिर्फ ये है कि बायर से टैक्सेस की शरह को कम किया, 3% से 1.5% किया, सेलर पे उन्होंने शरह को बढ़ा दिया, 3 से 4.5% पे कर दिया। मेरा एक सवाल बड़ा सादा सा है कि अगर मैं कहीं बाइंग करने जाऊंगा तो मैं बिना सेलर कहां से बाइंग करूंगा? तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन को तो आपका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है फाइलर और नॉन फाइलर। नहीं सर, इससे भी बड़ा और नॉन फाइलर को उन्होंने कहा कि नॉन फाइलर जो है वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। सर, इससे भी बड़ा एक इशू है जो साइंसी इजाद की है इन्होंने एलिजिबल फाइलर की। ये सबसे बड़ा इशू है कि एक शख्स जो कि फाइलर भी हो उसके लिए कदगन लगा दिया गया है कि आपको प्रॉपर्टी खरीदनी हो, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, आपको खरीदारी से पहले एफबीआर से इजाजतनामा तलब करना पड़ेगा। ये सबसे खतरनाक अमल है कि आपने एक ऐसे प्रोसेस में डाल दिया जहां हम जानते हैं हमारे यहाँ की किस तरह का सिस्टम चलता है, उसमें ये एनओसी के नाम पे किस तर्ज की ब्लैकमेलिंग होगी और किस तरह के मामलात होंगे, ये सबसे खतरनाक है। वो थानों की तरह, जिस तरह कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए थाने जाना पड़ता है। सब बिल्कुल है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत छोटी सी चीज होती है जिसकी मालियत भी बहुत कम देनी पड़ती है। यहाँ पे शायद कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने के लिए बहुत ज्यादा मालियत है, तो ये बहुत बड़ा देने के लिए जब थाने जाते तो वहां भी कुछ ना कुछ अर्जा खर्चा देने पड़ता है। सर, कुछ ना कुछ वहां देना, यहाँ बहुत कुछ देना पड़ जाएगा, क्योंकि देखिए एक सिस्टम है एफबीआर का जिसमें आपने टैक्स रिटर्न फाइल करना है और 5 साल तक एफबीआर को इख्तियार हासिल है कि वो आपकी दी हुई, आपकी फाइल किए हुए जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्क्रूटनी कर सकता है, उस पर आपसे सवाल पूछ सकता। तो क्या आया आप वो खत्म कर रहे हैं? जो एडिशनली आपने ये हर ट्रांजैक्शन पे पाबंद करने की कोशिश की है कि आप जाके एफबीआर से बाकायदा एनओसी लेके आए, ये काबिल अमल नहीं है चीज़, ये रैशनल नहीं है, लॉजिकल नहीं है। और एक पाकिस्तानी जो कि बुनियादी तौर पे आईने पाकिस्तान का ताबे है, आईने पाकिस्तान उसको कतई तौर पे इस मामले में रुकावट नहीं देता कि वो अपने लिए कोई सहूलियात खरीद सके, और घर जैसी या गाड़ी जैसी चीज़ें ये बुनियादी ज़रूरियात हैं, उसके लिए आप रोक रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें तो चैलेंज होंगी कोर्ट के अंदर अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को नहीं मानती। अच्छा, चैलेंज होंगी या अभी जो बहस चल रही है इसमें खत्म होगा ये? सर, अगर बहस चलते हुए अगर खत्म नहीं हुआ तो चैलेंज ही होगा, क्योंकि ये काबिल अमल नहीं है। सर, इसकी तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल है हमारी, और वहाँ भी हम, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की जो हाउसिंग के हवाले से एक कमेटी बनी थी वो भी इस वक्त इसी को परसू कर रही है, और वहाँ हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपने तौर पे। हमारे तमाम नुमाइंदगान मीडिया के थ्रू भी इस बात को कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल जो नतीजा निकलेगा, अब ये पॉलिसी डाली क्यों गई? 3 जून तक जो बजट की तैयारियां थी उसमें तो हमारी इत्तला के मुताबिक इस किस्म की कोई कदगन नहीं था। 3 जून के बाद कौन सा ऐसा तूफान आ गया जिसके बाद अगले की जो 10 दिन के लिए पोस्टपोन हुआ उसके अंदर ये तमाम चीजें डाल दी गई। तो बहरहाल ये वो चीजें, अच्छा, कंफर्म बात है, पहले तो 2 जून को आ रहा था ना बजट? जी 2 जून को जो आ रहा था उसमें इस किस्म की कोई शरायत मौजूद नहीं थी हमारी इत्तला के मुताबिक। कैसे पता आपको भाई? सर, हमारी इत्तला के मुताबिक नेचुरली जब आप गवर्नमेंट लेवल पे कनेक्शन में होते हैं, आप चीजें बात कर रहे होते हैं, तो चीजें इंडिया के तौर पे आपके सामने आ जाती हैं। आप देखिए, ओवरऑल जो हम समझते हैं इन्होंने रियल एस्टेट को चलाने की कोशिश जरूर की, लेकिन
फिर एक चीज अच्छी देके आपने एक ऐसी कदगन लगाई है जिस पे पूरी रियल एस्टेट मार्केट तबाह इसके अलावा उन्होंने ये भी तो कहा कि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन किस हवाले से? मतलब कि ऐसे रियल एस्टेट को रजिस्टर्ड होना चाहिए पार्टी। मेरा अपना जाती रहा है कि रीगा की बात कर रहे हैं, रियल एस्टेट जो बिलाल रेगुलेटरी भाई, पिछले 3 सालों से मुख्तलिफ फोरम पे हम बात करते रहे हैं कि पाकिस्तान रियल्टर्स काउंसिल का क़याम अमल में आना चाहिए, जिससे हमारे रियल एस्टेट एजेंट्स को ना सिर्फ आप रजिस्टर करें बल्कि उसको कारोबारी मराहत फराम करें, उसको वो प्लेटफॉर्म फराम करें जहां से वो पाकिस्तान की ज़मीनों को, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी को, पाकिस्तान की रियल एस्टेट को मार्केट कर सके। आप देखिए ये बिल्कुल ऐसे ही हिसाब है जैसे मोदी साहब एक दफ़ा कहते हैं कि जी हम आपका पानी रोक देंगे, वो नेचुरल फ्लो है। इसी तरह से रियल एस्टेट भी एक नेचुरल फ्लो है, इसको अगर रोकने की कोशिश की जाएगी इससे तबाहकारियां पैदा होंगी। पाकिस्तान में आप पॉपुलेशन रोक नहीं सकते, पॉपुलेशन की माइग्रेशन रोक नहीं सकते, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम रोक नहीं सकते, तो घरों की रिक्वायरमेंट को कैसे आप रोकोगे? और जहां पे जेन्युइन रिक्वायरमेंट है उसके कारोबार पे कदगन लगाने की आपकी कोशिश बहुत खतरनाक होगी। नोट किया आपने कि अगर सपोज के दुनिया में जंग बढ़ जाती है जी और हम थर्ड वर्ल्ड वॉर में हैं, तो आपके बाहर के जितने भी ओवरसीज हैं वो तो भागने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान के मुल्क की तरफ भागे, अपने मुल्क की तरफ आए। जी बिल्कुल ऐसे तो ही मेरे ख्याल पे मजीद जो है एक अफरा तफरी की बात देखिए, होगी, न घर सिर्फ है ये नहीं है, आपके पास। हम एक जमाने से इस पे भी बात करते रहे कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज है वो इस बात को समझते हैं कि वहां पे उनका कयाम कितने अरसे का है, तो वहां से वो जो तरसीलात पाकिस्तान में भेजते हैं उसका मसरफ हमें समझने और जानने की ज़रूरत है कि उसकी मेजॉरिटी कहाँ पे जाके पाक होती है, ये कहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट उसकी इन्वेस्ट करते हैं और किस मकसद के लिए वो करते हैं। वो फिजिकली यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो चाहते हैं जो पाकिस्तान में उन्होंने अमाउंट भेजी है जिससे पाकिस्तान खुद ज़र मुबादला की मद में बहुत मजबूती इख्तियार करता है, उस पैसे का हम मसरफ क्या ले रहे हैं यहाँ पे। अगर उनको हम रोक देंगे तो उनको बहुत सारी कौमियतें आवाज़ दे रही हैं, उनको बुला रही हैं, उनको मराहत दे रही हैं, उनके लिए वो ऑप्शन आज खुले हुए हैं। वो वहाँ के नेशनल ना होने के बावजूद वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनको काफ़ी मराहत दी जाती है, टर्की जैसी जगहों पे, दुबई जैसी जगहों पे। इसके अलावा अमेरिकन कई एक मुख्तलिफ स्टेट्स हैं जहां पे उनको नेशनैलिटी तक ऑफर की जाती है। डोनाल्ड ट्रंप ने दिया हुआ है ना, बिल्कुल ऐसे ही। तो आप ऐसी कदगन क्यों लगाते हैं कि अमाउंट बजाय यहां आने के वो ओवरसीज पाकिस्तानी आपके पास 30-35 बिलियन डॉलर की यहाँ पे तरसीलात आती हैं, आप वो सारी रोकने का अगर 60% भी मैं समझूं कि रियल एस्टेट में लगती है तो 60% को आप रोकने के लिए इस किस्म के इकदाम उठाएं, ये किसी तौर पर भी पाकिस्तान की माशी बेहतरी का बायस नहीं बन सकता। जी शारिद साहब, बजट की वजह से बहुत ज्यादा संजीदा लग रहे हो। नहीं अल्लाह ना करे, ऐसी कोई बात नहीं है। बात मतलब वो फर्क नहीं पड़ता बजट में जो कुछ भी, बजट पे क्यों फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई? खासतौर पे आप एक बात बताओ, आपके यहाँ फाइलर नॉन फाइलर हैं? बिल्कुल है। तो नॉन फाइलर पर तो पाबंदी आयद कर दी गई कि जनाब वो मतलब ये कि खरीदारी नहीं कर सकता, कारोबार नहीं कर फाइलर और सकता। नॉन फाइलर की डेफिनेशन समझा दें, और जिस दिन उस दिन मैं हुकूमत की जो बातें होंगी मानने को तैयार हूँ। ठीक है, हर एक बंदा, हर एक पाकिस्तानी आज फाइलर है 100%। किस तरीके से? इनडायरेक्ट तौर पर, इनडायरेक्टली तौर पर वो हर बंदा फाइलर है। वो तो मैं आपकी बात से आज इत्तेफाक आपका करता हूं। अगर घर का बिल 20,000 रुपए भी आता है तो उसमें 8,000 रुपए टैक्सेस है। 100%, 12,000 रुपए की बिजली है, 8,000 रुपए टैक्सेस है। बिल्कुल सही कह रहे तो हैं। आप ये फाइलर नॉन फाइलर के जो चक्रों में आपने लगाया हुआ है, जो पिछले दिनों कादर पटेल साहब ने भी कहा, एक मजाकन बात है कि बच्चे की खतना करने से पहले भी मतलब क्या पूछना पड़ेगा कि भाई तू फाइलर है या नहीं है। नहीं, उनकी एक और बात भी अच्छी थी जो मुझे अच्छा लगा सोशल मीडिया पे, कि समोसा जब लेंगे तो चटनी नहीं दी जाएगी। चटनी नहीं दी जाएगी। ये कैसी बेवकूफों वाली बातें हैं? मतलब हर बंदा, हर पाकिस्तानी फाइलर है। इस जम से पहले बाहर निकलें। फाइलर नॉन फाइलर की ये जो खामा खाई की बहस छेड़ी गई है, आपके सेक्टर पे इसका क्या फर्क पड़ेगा? सर देखिए, बात यह है कि आपने विद होल्डिंग टैक्स अभी जो थोड़े दिन पहले इंप्लीमेंट्स किए, 10% फाइलर पे होंगे, 20% नॉन फाइलर्स पे होंगे। मतलब शादी पे आप टैक्स लेंगे, शादी के खाने पे आप टैक्स लेंगे, शादी जहां कर रहे हैं वहां टैक्स देंगे। अलबत्ता के पिछले दिनों एक र्यूमर आया है हमारे पास, वल्लाह आलम ये सच है झूठ है, कि फी पर्सन 200 रुपए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी टैक्स लेगी। ये कहाँ के कानून? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो आप लोगों की पहले भी बात चल रही थी ना, मेरा ख्याल जी है। बिल्कुल, पहले भी बात चल रही थी। आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन हमें क्या देती है, हमें तो आपके तो मुज़ाकरात हो रहे थे मेरे कराची से। मैं वही बात पूछ रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमें क्या देती है? चले ठीक है, अगर हमारे हॉल्स के बाहर कोई बारबेक्यू लगता है, उससे कोई डैमेजेस होते हैं रोड्स को, ठीक है, आप उसका टैक्स ले लें। ये कहा जा रहा है कि फी पर्सन 200 रुपए टैक्स लिया जाएगा शादी हॉल के अंदर। 500 अगर 500 अफराद है तो 10,000 रुपए का आपको इजाफी एडमिनिस्ट्रेशन टैक्स देना होगा।
ये बातों में अभी तक कोई नोटिफिकेशन, कोई ऐसी चीज हमारे हाथ में नहीं आई है। अलबत्ता र्यूमर जरूर है। अगर ये ऐसी कोई बात की गई तो ये तो वो तो सूबाई होगा कतन ना, है। वो तो प्रोविंस की तरफ से होगा ना, प्रोविंस करे या वफाक करे। मैं बात कर रहा हूँ वफाक की जानिब से भी ये बजट आया है। देखें, किसी इस भी वफाक तरह की से तरफ- गर्दन तो आवाम की बजाई जा रही है ना। आवाम की तो 78 बरस हो गए। सर, 78 बात बरस नहीं में कौन सा बजट ऐसा आया है जिसमें आवाम तंग ना हुए हों? तो यही बात है, हुकूमत को इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। मैं बार बार कहता हूँ, ये फाइलर नॉन फाइलर, फाइलर नॉन फाइलर, ये फाइलर नॉन फाइलर से पता नहीं हम कब अच्छा, बाहर ये आएंगे। कदम होगा आपके ऊपर कि अगर कोई मेरिज लॉन बुक कराने आता है तो आप उससे पूछेंगे कि आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं? वो तो देखे, अभी हम वैसे भी पूछ रहे हैं, आपने विद होल्डिंग उसके टैक्स हिसाब से क्या लगाया है कोई- तो वो तो हमें भरना ही भरना है। नहीं, तो नॉन फाइलर जो आता है तो उससे आप एक्स्ट्रा अमाउंट लेते हैं। जाहिर सी बात है, वो 20% टैक्स रखा गया है। तो इम्प्लीमेंट हो गया। इम्प्लीमेंट तो सर 2018 में ये कर चुके थे, उन्होंने सख्तियां 2022-23 से बढ़ा दी हैं इस चीजों में। तो आप लोग नॉन फाइलर से जो आप पैसे ज्यादा लेते हैं, बिल्कुल लेने पड़ते हैं इसलिए कभी तक मुझे तजुर्बा नहीं हुआ ना, इसलिए मैं पूछ रहा सर, हूँ। लेने पड़ते हैं, क्या करें। अगर लोग देखें देते हैं? एक घर में, बिल्कुल लोग इस पे बहस भी हुई हैं, तकरारें भी हुई हैं, यहाँ तक के कुछ 15 पे कॉले होके और कुछ गिरफ्तारियों तक बात गई हैं, कुछ हॉल्स में अड्डे फड्डे हुए हैं, बहुत मामलात हुए हैं कि ये कौन सा नया टैक्स आपने अचानक से इम्प्लीमेंट कर दिया। हमने हर बंदे को यही समझाने की कोशिश की है, ये देखें हमारा टैक्स नहीं है, ये एफबीआर का गवर्नमेंट का टैक्स है। साथ ही साथ जैसे मैंने उन तमाम लोगों को ये मिसालें दी कि जैसे लॉकडाउन लगा था अचानक से, दोपहर में शाम में 5-7 बजे नोटिफिकेशन जारी हुआ था और रात का प्रोग्राम हमने नहीं किया था। नहीं किया। इसी तरह से ये गवर्नमेंट अगर किसी भी चीज को नोटिफिकेशन की सूरत में ले आती है तो उसमें हम और आप क्या कर सकते हैं। हमें एक टैक्स कलेक्ट एजेंट बनाया है गवर्नमेंट ने, और हम इस चीज के पाबंद कर रहे हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम इसको टैक्सेस में ला सके हम लाएंगे। अगर आप कोई बेवकूफाना टैक्सेस लगाने की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हम इसकी मजम्मत करेंगे। मतलब कौन सा बेवकूफाना टैक्स, कैसा? सर यही बेवकूफाना टैक्सेस ही हैं ये तमाम, इसमें समझदारी के टैक्सेस हैं कौन से, मुझे यही तो समझाने टैक्स टैक्स होता है, टैक्स होता है, उसमें ना कोई सर समझ वही होती वाली है, बात ना है, कोई डिग्री टक्कर। डिग्री होती है, जाली हो असली। वहाँ खत्म हो गई बात। बस सीधी डिग्री सीधी बात है, डिग्री अब डिग्री डिग्री हो, चाहे हो, असली हो, भाई बस। आपके बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला कह चुके हैं ये। अब सवाल ही पैदा होता है कि टैक्स तो लगना है, अब टैक्स की कोई मतलब कि सिम तो नहीं होती। रिटर्न किया है आप- गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में, कोई आपका इलाज बिजली मुमकिन पे है। आप बिजली पे इतना सारा टैक्स देते हैं, लोड शेडिंग खत्म हो गई क्या? सर सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान, अगर कोई अपना एक भी इलाज यहाँ के लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कराएंगे तो मैं समझूंगा कि ये बहुत अच्छी हुकूमत है। अभी कल मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि शहबाज शरीफ साहब को बुखार हो गया था, वो मी अस्पताल लाहौर गए थे चेकअप कराने के लिए। 18 सिक्योरिटी की गाड़ियां उनके पीछे चल रही थी। तो मतलब ये कि आप किसको किसको रोकेंगे? वही मैं बात कह रहा हूँ ना कि ये भी उनकी मेहरबानी है कि वो हॉस्पिटल आ गए और उन्होंने वहां पे बुखार का चेकअप करा लिया, वरना तो वो सीधा लंदन भागते कि जी मुझे बुखार हो गया है। नवाज शरीफ तो वहीं कहते हैं ना। यही बात है ना, मतलब आपको गुर्दे की पथरी भी हो जाए तो आप लंदन अमेरिका यहाँ जाके इलाज कराते हैं। अगर आपके अस्पताल इतने काबिल हैं, जो कि सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत दावे करती है कि हमने जो है ये ऐसे हॉस्पिटल्स बना दिए हैं, ऐसी चीजें, ऐसी सेहत का निजाम कर दिया है, तो ये अपने सबसे पहले तो खुद अपना इलाज यहाँ पे कराए तो हम इस चीज को मानेंगे। चले, आपकी बात है नाज़रीन, तीनों मेहमान की गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं तो मजीद बजट के हवाले से या दो भी जो मुश्किलात हैं कारोबार के हवाले से उस पर बात होगी। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर हैं। वफ़ी में जाने से कब हमारे साथ जो मेहमान मौजूद थे, जनाब आसिफ सखी साहब, काशिफ शाह साहब और शारिक मेमन साहब, इनकी गुफ्तगू सुनी। लेकिन बात यह है कि आपको प्रोग्राम में बहुत ही ठंडा ठंडा महसूस हो रहा होगा, लेकिन अंदर से जो उनके जज्बात हैं यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा हैं कि इस तरह 26 तारीख के बाद जब ये असेंबली से पास होगा, फिर सेनेट में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा और 1 जुलाई से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। आसिफ सखी साहब, अगर सपोज आपने जो तजावीज़ दी, अभी भी जो मिल के आया प्राइम मिनिस्टर से, सब कुछ करके आए, नहीं हुआ, 26 तारीख को ये क्लियर हो गया, क्या करेंगे आप लोग? फिर हमारे पास तो कुछ नहीं होगा, फिर तो आपके जो पाकिस्तान की आवाम है उन्होंने करना है। हमने तो पाकिस्तान के अवाम अब थक चुके हैं, बिल्कुल थक चुके हैं। वो कहते टैक्स दे दे के वो थक कहते चुके हैं कि हैं। 350 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा फिर भी ले लेंगे। नहीं, अब देखें एक लिमिट होती है हर इंसान की। अब आप इतने टैक्स ले लगा चुके हैं अपनी आवाम पे,
कि अब आवाम की वो सख्त नहीं रही कि और मजीद टैक्स दे, क्योंकि अब आपको रिलीफ देना पड़ेगा आवाम को, क्योंकि इस मुल्क की आवाम के साथ बहुत पिछले दिनों काफ़ी ज्यादतियाँ हुई हैं पिछले सालों में। अब आप देखें महंगाई आपकी अभी कंट्रोल हुई है, वरना पिछले साल महंगाई आपकी कहाँ थी? और महंगाई भी बढ़ेगी अभी फिर ये अगर ये जंग जो अभी चल रही है ₹4 लीटर तो बढ़ गई ना, अब वो तो बढ़ गई। बाद तो अभी अगर ये जंग ना स्टॉप हुई ईरान और इसराइल की, तो आपकी तो और महंगाई का तूफान आएगा इधर, क्योंकि पूरी दुनिया की ट्रेड डिस्टर्ब होगी, आपकी एक्सपोर्ट डिस्टर्ब होगी, बहुत कुछ होगा। एज ए फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट के नाते आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है? पाकिस्तान का इस वक्त देखें मुस्तकबिल बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि पीछे जो हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे थे, वो आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने और निगरान हुकूमत ने मिल के जो स्टेप लिए, वो हम आगे निकले, डिफ़ॉल्ट के ख़तरों से निकले। अब हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, मुल्क स्टेबल हो रहा है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अगर इसी तरह यही पॉलिटिकल हालात सही रहे, कोई पॉलिटिकली डिस्टर्बेंस ना हुई और इंटरनेशनल भी कोई बड़ी जंग ना हुई, तो इंशाल्लाह आगे हम तरक्की की तरफ ही जा रहे हैं। क्योंकि अगले साल का जो हुकूमत का हदफ है तरक्की का 3.5-4% का है, तो इससे तरक्की होगी मुल्क में, तो रोजगार भी मिलेगा, बेरोजगार आप लोगों का क्या किरदार है, फेडरेशन का क्या किरदार है फेडरेशन जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने में? उसमें हम बिजनेस कम्युनिटी के साथ और हुकूमत के साथ मिल के जो तजावीज़ देते हैं, उससे इकोनॉमी तरक्की करती है। लेकिन बात वो नहीं होती है सखी साहब, बात सिंपल सही है कि हमारे यहाँ एक परसेप्शन है, मैं ये नहीं कह रहा कि जनाब रेलवे फेसलेस सिस्टम आया कस्टम में, उसको हमारे ताजिरों ने ही नाकाम करने की कोशिश की। नहीं, आप देखें मैं उसको उसमें उनके मफादात पूरे नहीं हो रहे। नहीं, मैं अभी भी बता दूं, फेसलेस सिस्टम के हम खिलाफ नहीं थे। आपने तो हड़ताल की थी। मैं बता रहा हूँ ना, उसका इशू बता रहा हूँ। हम सिस्टम के खिलाफ नहीं थे, सिस्टम आ रहा था, हम तो खुश थे कि हमारा इंटरेक्शन कम हो जाएगा, हमें जाना नहीं पड़ेगा कस्टम हाउस, हमें किसी को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। पर इधर हो गया ये उल्टा, जो सिस्टम लाने का जो मकसद था, स्पीडी वर्क हो, स्पीडी क्लियरेंस हो, ताकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो, पर यहाँ अब हो गया है कि 10-10 दिन तक क्लियरेंस ही नहीं हो रही। पहले तो 2 दिन में 48 घंटों में हमारी क्लियरेंस हो जाती थी कंसाइनमेंट की। अब ये जो 10 दिन डिले हो रहा है, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुतालबा था कि 14 से 15 दिन में क्लियरेंस नहीं होती थी पहले। नहीं, अब तो वो कह रहे हैं कि जनाब 48 आवर्स। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग हुई थी, हमने यही कहा था इसका डेटा निकालें, फैसले इसका पिछले 3-4 महीने से, दिसंबर से जो स्टार्ट हुआ है, ड्यूल टाइम निकालें, कितना ड्यूल टाइम कम हुआ है या बढ़ा है। तो जब ड्यूल टाइम निकाला गया तो रिपोर्ट ये आई कि ड्यूल टाइम बढ़ गया है हमारा क्लियरेंस का। को ड्यूल टाइम बढ़ने का मतलब आपकी क्लियरेंस लेट हो रही है, इंपोर्टर को डेमरेज डिटेंशन लग रहे हैं, और ये सारा पेमेंट आखिर में किसने करना है? डेमरेज डिटेंशन जितना ताजिर ने करना नहीं, ताजिर अपनी जेब से थोड़ी देगा, ताजिर पेमेंट करेगा, आवाम पे डाल देगा। वो तो मुझे पता है, तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस माल कर देगा, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगी, आपके मुल्क में महंगाई बढ़ जाएगी, आपकी एक्सपोर्ट नहीं हो सकेगी, आप इंटरनेशनल मार्केट का मुकाबला ही नहीं कर सकेंगे। तो इसी चीज़ों के लिए हमने फैसले में भी यही दरख्वास्त दी थी चेयरमैन साहब को, इसका प्रॉपर ऑडिट किया जाए। अभी ऑडिट रिपोर्ट भी आ गई है, उसको आप पढ़ लें, उसमें क्या लिखा है उस ऑडिट रिपोर्ट में। जो एफबीआर के 3 मायनात अफसरान नहीं दिए, तो उस रिपोर्ट के मुताबिक सिस्टम सही नहीं चल रहा। इसलिए फेसलेस सिस्टम को नाकाम करने की सूरत में बहुत सारे कस्टम के अफसरान सस्पेंड भी हुए थे। बेसिकली यही है, कुछ आपके गिरफ्तार हुए थे, वो रिहा हो गए सारे, सब लिया, कोई भी गिरफ्तार नहीं होता इस मुल्क में। इशू तो यही है, इशू ये था कि हमें खुद पता था कस्टम अफसरान ये सिस्टम नहीं चलने देंगे, क्योंकि जब तक एजेंट को उनके पास नहीं जाएगा, वो पैसे किससे लेंगे? दीवारों से लेंगे। तो फ्रंटमैन बना लेंगे ना। तो फ्रंटमैन बनाए थे, वो पकड़े गए। जो उन्होंने प्राइवेट लोग हायर, सारे फ्रंटमैन थे, सब फ्रंटमैन थे, प्राइवेट लोग थे, उसमें एजेंट कोई नहीं था। वो थाने वाले स्टाइल स्टेशन में अपने बंदे रखते हैं। अब अप्रेजर, पीए, एसीज ने अपने प्राइवेट पर्सन रख लिए, कोई इनका ड्राइवर है, कोई इनका गार्ड है। अब वो डीले करने के लिए लोगों को कॉल करते हैं। पर अब अल्लाह का शुक्र है बहुत कम होता जा रहा है ये स्पीड मनी का सिस्टम। अच्छा चले, डील करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे डील नहीं करना, आप मुझे 10 फोन करें, मैं नहीं करूंगा। नहीं करेंगे ना, मैं वही कह रहा हूँ। अगर आपके तो आप फिर कंप्लेन क्यों नहीं करते कि फलां जगह से मुझे कॉल आ रही है कि डील करें? सर, कंप्लेन की भी जरूरत नहीं है ना। एक्चुअल तो इनका सिस्टम इतना अच्छा होना चाहिए कि मेरे को कॉल आए क्यों? मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ ना कि उस अफसर को कैसे पता चले कि ये मेरे कंसाइनमेंट है? उसको कौन बता रहा है? लेकिन एक बात है, नहीं, एक मिनट आप मेरे जवाब देना। एक कस्टम ऑफिसर को कैसे पता चला जो वो क्लियरेंस कर रहा है जीडी को, वो मेरी है? उसको नहीं पता होना चाहिए। तो इसको कौन बता रहा है? इन्हीं का डिपार्टमेंट बता रहा है। और असल जो स्कैंडल था पिछला, वो यही था कि इनके पराल के डिपार्टमेंट के कोई बंदे से इनको डेटा मिलता था कि इन्होंने इन लोगों ने कंसाइनमेंटें क्लियर की हैं।
वो उनके नंबरों के साथ उनको डेटा मिलता था, वो उन नंबरों पे कॉल करते थे। अच्छा, कुछ एजेंट उनको पेमेंट कर देते थे, कुछ नहीं करते थे। अब जिन्होंने की उन्होंने उनको फंसा दिया कस्टम ने कि आपने पैसे दिया। पैसे क्या दिए? किसी ने 5,000, किसी ने 10,000 रुपए या डॉलर? रुपए। अच्छा, आप पूरी एफआईआर पढ़े, उसमें मैं तो हंसता हूँ देख के कि ये 10-10, 20-20 हजार रुपए के लिए इसलिए इन्होंने- कस्टम में तो सारी चीजें डॉलर में ही चलती हैं। डॉलर में चलनी चाहिए ना, रिश्वत तो हमारे यहाँ पाक रुपीज में तो रिश्वत का ताल्लुक ही नहीं होना चाहिए। और कस्टम में तो सारे चलती है डॉलर में ही। अच्छा, इनके पैसे भी बाहर ही जाते हैं ना, ये कमा के कहाँ ले जाते हैं? सही कह रहे थे। बाहर ही ले जाते हैं ना, तो इनको डॉलर ही दें। तो मतलब ये अभी भी सिस्टम सही नहीं है। सिस्टम अभी भी सही नहीं, अभी भी 15 दिन इसमें लग। कुछ ताजिरों की मतलब ये कुछ ऐसे ताजिर नहीं, जो ताजिर बिल्कुल, मैं ये नहीं कहता 100% ताजिर ईमानदार होते हैं, बिल्कुल होंगे दोनों साइड में। कस्टम अफसरान अच्छे भी हैं, ठीक। ये नहीं कि पूरा डिपार्टमेंट करप्ट है, नहीं अच्छे बुरे अच्छे लोग भी हैं। पर मसला वही होता है, 2-4 गलत लोग आ जाते हैं ना, वो पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम कर देते हैं। इसी तरह हमारे कस्टम एजेंट में भी 2-4-6% लोग होंगे जो गलत काम करते होंगे, तो उसकी वजह से आप पूरे एक सेक्टर को तबाह नहीं कर सकते। चले जी काशिफ शाह साहब, ये जो हमारा रिश्वत का बाजार है, जी, मतलब ये कि आप ये देखें कि आप रियल्टर्स की बड़ी बात करते हैं कि सब कुछ सही है, आप नहीं समझते कि इस कराची शहर में अगर बड़े बिल्डर, दरमियाने बिल्डर, छोटे बिल्डर सभी काम कर रहे हैं, क्या कराची शहर के इस निज़ाम को ख़राब करने में रियल्टर्स का हाथ नहीं है? बिलाल भाई देखिए, कोई भी शख्स, कोई भी कारोबारी शख्स कतई तौर पे ये नहीं चाहता कि उसे किसी किस्म का हरासा किया जाए, उसको ब्लैकमेल किया जाए, वो किसी किस्म की स्पीड मनी दे, अपनी जायज कमाई का हिस्सा लोगों से बांटता फिरे। ये याद रखिए, हमारे यहाँ मोर्गेज फाइनेंसिंग नहीं तो अगर रिश्वत देंगे तो वो आप मुझसे ही चार्ज करेंगे ना, अपनी जेब से तो नहीं देंगे ना। सर बिल्कुल चार्ज करेंगे, लेकिन वो देते वक्त जितनी हरासमेंट होती है, जितने मामला से गुजरना पड़ता है, जो जो चीज़ें करनी पड़ती हैं, वो मुझसे बेहतर आप जानते हैं। कोई भी इस चीज़ से गुजरने का ख्वाहिशमंद नहीं होता, अपनी खुशी से नहीं करता। ये तमाम हमारे यहाँ जिस किस्म के माहौल बना हुआ होता है, उस माहौल को फॉलो करना पड़ता है। आज कोई नया बिजनेसमैन आए, आज कोई नया बिल्डर आए, कोई नया प्रोजेक्ट करने आए, वो अपनी फीजिबिलिटी में इन तमाम चीज़ों को ऐड करता है। अपनी बाकायदा तौर पे वो जो वर्किंग शीट बनाएगा उसके अंदर इस चीज़ को ऐड करता है। कितना बड़ा अलमिया है ये, एक्सपेंसेस में ऐड करता है वो। इसके पूरे वर्क फ्लो के अंदर, कैश फ्लो के अंदर, हर चीज में इन तमाम चीजों को लेता है, शामिल करता है। उसको पता है अगर मैं इन तमाम चीजों को शामिल नहीं करूंगा तो मेरा काम नहीं होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या वो ख्वाहिश से, खुशी से इन तमाम चीजों को कर रहा? हरगिज भी नहीं, हरगिज ऐसा नहीं है। वो अपने प्रॉफिट्स को कॉम्प्रोमाइज कर रहा होता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी याद रखें, आपने जहां बात की कि हम प्राइसेस को लोड करके वो पास ऑन कर देते पब्लिक पे, आज ऐसा माहौल नहीं है। आज आप देखिए, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कुछ और है, और जब मार्केट में आप उसको बेचने के लिए जाते हैं अपने जायज़ नफ़े के साथ, रिस्पॉन्सेज नहीं है मार्केट के अंदर। लिहाजा आपको ये दिख रहा होगा पिछले चंद सालों में प्रोजेक्ट्स की तादाद बहुत कम हो गई, बल्कि जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए थे वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। आपके पास बैरियर टाउन इतना बड़ा केस वो है। सिंध की हद तक है। पंजाब में चले जाएं आप, इस्लामाबाद चले जाएं, मेरे ख्याल में कंस्ट्रक्शन देखिए पंजाब और इस्लामाबाद की अगर मैं पिछली रिजीम में बात करूं तो फिर बात कहीं और जाएगी कि वो क्या क्या हुआ और किस किस तरह से फैसिलिटेट किया गया, किस किस तरह से उसको माहौल फराहम किया गया। आज वो रिजीम खत्म, बात खत्म, आगे चले गए। सियासी फैसला कौन सा वाला? मतलब ये कि उधर की इंडस्ट्री सर बड़ी, बिल्कुल आर्ट की सियासी इंडस्ट्री कम फैसला हुई। था, बिल्कुल सियासी फैसला था, उसके अंदर बहुत सारी चीजें थी। लेकिन बहरहाल आज मैं ये कहता हूं, मैं आज के बजट को भी अभी मैं ले आऊं, एक अच्छी कोशिश की तरफ हम बढ़ना चाह रहे हैं। मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, एक अच्छी कोशिश की तरफ उन्होंने बढ़ने की कोशिश की है, लेकिन चंद चीजें ऐसी कर दी हैं जिससे वो तमाम मेहनत, तमाम बेहतरियां वो बिल्कुल ज़ायल हो जाएंगी। उसको देखना चाहिए। अगर वो बेहतरी की तरफ आप ले आएँ तो आपके पास इनकम स्ट्रीम बहुत बढ़ जाती है। टैक्सेस की मद में तो पैसा आना ही है, लेकिन साथ साथ जितनी अलाइड इंडस्ट्रीज हैं वहाँ से कारोबार होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। जो हमारे फॉरेन पाकिस्तानी बैठे हुए वो यहाँ तरसीलात भेजेंगे। इसका ओवरऑल इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। तरसीलात बढ़ गई हैं, तरसीलात मजीद बढ़ सकती बढ़ गई हैं, मजीद बढ़ सकती हैं। इसमें देखिए आप उनको फैसिलिटेट करेंगे तो चीज़ बढ़ेगी। आपने अभी थोड़ी देर पहले अपना जिक्र किया है तरसीलात क्यों बढ़ी हैं, उसमें देखिए इंटरनेशनल जितनी अनस्टेबिलिटी इस वक्त आई हुई, तो नेचुरली वो तरसीलात को कहीं ना कहीं इधर बढ़ नहीं सकता। लोग पैसा भेजेंगे इधर, मुल्क में भेजेंगे। आप देखिए लोग ख्वाहिश से, खुशी से भी तो भेज सकते हैं ना। यहाँ पे आप उनके लिए एनवायरमेंट तो क्रिएट करें, उनके लिए मौके तो क्रिएट करें। आप देखिए यहाँ पे इस वक्त 7E जैसा कानून अभी भी मौजूद है। हाँ, यानी मैं कोई चीज़ परचेज करूं, मिसाल के तौर पे मैंने खाली प्लॉट अपने पास अगर परचेज करके रखा हुआ है, मैं उस खाली प्लॉट पे इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे गवर्नमेंट कह रही है तुम इकोनॉमिक एक्टिविटी तो नहीं कर सकते मुझसे एनओसी लिए बगैर, लेकिन हम ये तसव्वुराती इनकम तुमसे
तुमसे जरूर वसूल करेंगे कि यहाँ पे डीम तुम्हारी ये इनकम बनती है, सो हमें अदा करो। तो भाई मुझे या तो कमर्शियल एक्टिविटी करने की इजाजत दे दो। ये कैसा कानून है? एक प्लॉट कितने गज तक, मतलब 1000 2000 से ऊपर चाहिए ना? मान लिया तो फिर इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी? तो नहीं है ना। एक बात बताइए ना, इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी? एक शख्स अगर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ही रख रहा है तो हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, उसको पीनलाइज करना चाहिए। हम तो उसको पीनलाइज करने जा रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो ओपन प्लॉट की सूरत में इन्वेस्टमेंट करे और खुला छोड़ दे? सर बिल्कुल ऐसा होना, या तो उसको इजाजत दें वहां पे इनकम जनरेट करने के लिए। उसकी डीम रेंटल इनकम को, तस्वुराती इनकम को क्यों आप लेके चल रहे हैं? आप उसको इजाजत दे दीजिए या तो करने के लिए। देखिए जी, केडीए में एक होता था नॉन यूटिलाइजेशन फीस। बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी, नॉन यूटिलाइजेशन फीस मेरे ख्याल अभी भी होगी। बिल्कुल अभी भी है। तो लाइक सेम लाइक ऐसा ही है ये। सर देखिए, नॉन यूटिलाइजेशन फी जो है ना, वो तमाम उन इलाकों में लागू बिल्कुल होनी चाहिए जहां पे गवर्नमेंट पोजीशन ऑफर कर चुकी है। वहां पे आप अपनी कोई ना कोई रेजिडेंशियल या कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हो, बिल्कुल वहां पे होनी चाहिए कि आपने उसको यूटिलाइज क्यों नहीं किया। एनयूएफ का इतलाक भी उन तमाम इलाकों पे नहीं हो सकता जहां कब्जे हो, जहां आपने कोई डेवलपमेंट ना की हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ना दिया हो, वहां नहीं। इसी तरह से बिल्कुल 7E का कानून भी लागू नहीं हो सकता उन जगहों पे जहां से आप इनकम जनरेट करने के मौके फराहम ही ना कर। सही कह रहे हैं। इसी तरह से देखिए, नॉन फाइलर पे जो अभी आप बात कर रहे थे, अब ये नॉन फाइलर एक बड़ा मुद्दा केस किस्म का इशू है। अच्छा, किसी भी ऐसे शख्स को जो कि इनकम जनरेट कर रहा है उसको फाइलर होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। फाइलिंग का बेस हमारा बढ़ना चाहिए। लेकिन मैंने जैसे पहले जिक्र किया, एक तो ये जो एलिजिबल फाइलर की एक आपने नई साइंसी इजाद की है, इसको देखना चाहिए कि इससे कितना बड़ा आपको इफेक्ट होगा मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पे। दूसरा, ये जो नॉन फाइलर के साथ आपने किया, आप चाहते हैं ना नॉन फाइलर फाइलर बने, आप ये कदगन हटाइए, उनको बोलिए आप फाइलर बने तो आप प्रॉपर्टी परचेज कर फाइलर सकते हैं। कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ जी। फाइलर मैं आपको बताऊँ, पहले मैं शारी साहब से बताऊँ तो फिर मैं बताता हूँ, और ये फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट बैठे हैं, ईवी मार्क को ओन करेंगे। शारी साहब, क्या ये जो फाइलर और नॉन फाइलर की जिससे बात की वो तो आप लोग भी इम्प्लीमेंट हो, ये मेरे पास बहुत बड़ी मतलब ये कि इंकिशाफ भी है कि जब आप हॉल बुक कराने जाते हैं तो नॉन फाइलर पूछते हैं आप, तो लाजमी बात है कि आप झगड़े की भी तो खुद की जा सकती है। मुझे ये बात बताइए कि क्या इस बजट में आपके लिए, आप लोगों के लिए कोई रिलीफ है टैक्सेस के हवाले से? नहीं, सूबाई या वफाक? अभी तक तो कोई ऐसा रिलीफ देखने में नहीं आया है। अलबत्ता जब ये चीजें अनाउंस हो जाएंगी फिर और पता चलेगा। अभी तक तो कोई ऐसा, अभी आप लोगों को सिर्फ नॉन फाइलर और फाइलर पे ही इतराज अभी है ना? तक यही नॉन फाइलर और फाइलर पे ही इख्तिलाफ है, और किसी इस पे इतराज नहीं है। और ये डिस्ट्रिक्ट जो आप कह रहे हैं कि वो सुनने में आ रहा है, अगर ये कोई इस पे इम्प्लीमेंट होता है तो फिर इसकी नहीं, बात मेरे इतला के मुताबिक ये है कि आज से 5 से 6 माह कबल आप लोग मेरे कराची के पास गए थे, आपके पास एक लेटर आया था कि आप लोग जो है वो टैक्स अदा करें, जिसपे कि आप लोग वहां गए थे, वहां जाके मीटिंग हुई थी। जी बिल्कुल, ये मेरे अपनी इत्तला के मुताबिक आज से 6 माह कबल बिल्कुल हुई थी ना। चले जी, आप तस्दीक कर रहे हैं। कहा था कि 2 से 3 घंटे आप शादी हॉल के बाहर पार्किंग जो करते हैं वो भी गवर्नमेंट की रोड है, इस पे भी हम जो है चार्ज पार्किंग की सूरत में इसको लेके आएंगे। हमने कहा ये रोज झगड़े का बाइस है, तो आप लिहाजा इसको मंथली क्वार्टरली कोई इस तरह का बजट ले आइए कि लोगों को फैसिलिटेट करना है। हमने ये कहा, आप तो आवाम से चार्ज पार्किंग लेने जा रहे थे, आप ब्यूटिफिकेशंस लेने जा रहे थे, आप जो है साथ ही साथ जो बारबेक्यू टैक्सेस हैं, जो हॉल के बाहर बारबेक्यू लगता है, ये तमाम तर चीज़ें वो हमसे मांग रहे थे। तो हमने फिर उसको यही एक मशावरा किया कि जी ये आवाम के ऊपर ना जाए, ये शादी हॉल मालिक जो है वो अपने पास से दे दे, ताकि ये रोज रोज के झगड़े और रोज रोज के मसले मसाइल बंद हो जाए। साथ ही साथ जो आपको मैं एक और बात भी बताऊं, जो वैलिड पार्किंग अरेंज करते हैं उनके ऊपर भी अचानक से एक कार्रवाई अमल में लाई गई शादी हॉलों के बाहर, और उनके तमाम के काउंटर्स, वर्दियां, इवन के कुछ गिरफ्तारियां भी की गई कि जी आप भी जो है वैलिड पार्किंग जो है वहाँ लगाएंगे जहाँ आपने डिज़ाइन मतलब लिखवाया है। अब एक वैलिड वाले की बेचारे की 500-700 रुपये दिहाड़ी है, वो भी इस पे जो है वो टैक्स भरेगा। और साथ ही साथ गालबन जो मुझे याद है 25,000 रुपये पर एनम वैलिड पार्किंग की रजिस्ट्रेशन की भी फीस कर दी कि अगर आप मेरे हॉल के बाहर आप वैलिड पार्किंग की सहूलत दे रहे हैं तो 25,000 रुपये आपको पहले केएमसी में दे के उससे लाइसेंस लेना होगा उस जगह का कि मैं यहाँ पे ये फैसिलिटी लगा रहा हूँ। इस तरह से अभी किसी से इजाजत लेनी पड़ती है? जी
अभी जो वेले वाला खड़ा होता है तो उसको जी, किससे जी, इजाजत लेनी बिल्कुल, पड़ती है? बिल्कुल, बिल्कुल। इससे वो तो मैरिज लॉन वाले से लेता होगा ना। मैरिज लॉन वाले से तो देखें वो हायर करता है, ठीक है। और लाइसेंस के लिए इन्होंने पर एनम 25,000 रुपए उस पर फीस डाल दी है, मतलब कि टीएमसी की तरफ से केएमसी की तरफ से, या केएमसी की तरफ से? केएमसी की तरफ से, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने। टीएमसी भी बीच में कूदी, मुझे भी जी, चाहिए। टीएमसी भी बिल्कुल कूदी थी इस काम में कि जी ये हम लेंगे। फिर आप जो है अगर बाहर फुटपाथ पे आपका कोई जनरेटर है हाँ, तो उसको भी लेंगे। तो उसका भी वो तो 1,14,000 रुपए पर तो एनम पहले से है। वो सारी चीजें आप पहले लेते से। जा रहे हैं। यहां तक के कल मैंने अपने एक बिल में पढ़ा कि 400 रुपए MUCT चार्जेस हैं, मतलब कचरा उठाने के 400 रुपए आपने लगाए हैं। कचरा उठाने के लिए मेरे पास मेरे हॉल पे एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर आता है जो कि 4,000 रुपए पर मंथली चार्ज करता है। वो एक अलग टॉपिक है कि वो 4,000 रुपए क्यों चार्ज कर रहा है। अगर वो सही है, उसने इनसे कॉन्ट्रैक्ट लिया है और अपना टेंडर अप्रूव कराया, तो ये 400 रुपए किस चीज के ले रहे हैं। साथ ही साथ 400 आपको per day। पता है मुस्तफा कमाल जो बिल लगा 400 के गए पर थे, डे पर वो मंथ, पर मंथ, पर मंथ मतलब कुछ बिल नहीं में है लग यार, के आ रहा 400 है रुपए थे यार। सर, बिल में लग के आ रहा है ना। मतलब नहीं है। आप 4,400 की बात नहीं है, आप इसकी डेफिनेशन देना, आपसे मैं एक जगह का टैक्स ले रहा हूं, वही टैक्स जो है वो 4 डिपार्टमेंट कैसे ले सकते हैं? जैसे बिजली के बिल में ले रहे हैं भाई कैसे ले सकते हैं? अगर आपने एक मुझसे ये चाबी खरीदी है, आपने मुझसे वो चाबी खरीद ली, अब आप जो है वो शारिक को भी इस चाबी के पैसे भरेंगे, काशिफ शाह साहब को भी भरेंगे, भाईजान को भी भरेंगे, ये कैसे मुमकिन है? ये तो कोई तरीका नहीं है ना। ये मतलब खैर बहरहाल चलें। हर चीज का एक अभी- निचोड़ है। अभी आप क्या चाहते हैं हुकूमत से? सर देखें, ये जो फाइलर नॉन फाइलर की बहस है, मैं तो हमेशा से कहता हूं सबसे पहले इससे बाहर आए। इससे बाहर है एक्टिव फाइलर, आप लोग एक और बात भी जो है जिद करते हैं कि जी एक्टिव फाइलर हो, आप फाइलर्स को सहूलत तो दें कि वो इतना तंग हो जाए कि जी चलें ठीक है, जहां इतना मसला है मैं फाइलर एक्टिव भी हो जाता हूं। मैं चूंकि थोड़ा टाइम भी कम है, इस वजह से मैं एक चीज बता दूं आपको, फिर आपकी तरफ भी आऊंगा। और जब मैं बता रहा था कि फाइलर कैसे बनेंगे, तो ईमानदारी की बात है शाह साहब, दुबई चले जाए आप, अगर एक मोची की दुकान खोलें या आप एक बड़ा कारोबार करें, तो आपको वहां की बल्दिया से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और प्लस वहां की चैम्बर से लेना पड़ता है ना, फिर जाके सर्टिफिकेट मिलता है, फिर ये आप एलिजिबल होते हैं कि कारोबार करें। तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पे भी सहूलत नहीं है यहाँ ऐसी। सहूलत की बात नहीं। चैम्बर ऑफ फेडरेशन के अपने मफादात हैं, मौजत के साथ चैम्बर्स के और फेडरेशन के अपने मफादात हैं। अगर हर कारोबारी चैम्बर से, कराची चैम्बर से, या जो भी एनीवन कोई भी चैम्बर होता है उससे रजिस्टर्ड होने की शर्त लगा दी जाए कि आप एक परचून की दुकान खोलेंगे या मोची की दुकान खोलेंगे या बल्दिया की, आप जाकर बल्दिया को छोड़ दें, आप बल्दिया तो वैसे आप सिर्फ एक चैम्बर से आप रजिस्टर्ड होने की बात कर लें। चैम्बर पर जब रजिस्टर्ड होंगे तो आपको रिटर्न भरना पड़ेगा, चाहे वो निल पे हो चाहे वो जो भी हो, आपको देना पड़ेगा, तो आप तो फाइलर वैसे बन जाएंगे। तो ये रूल क्यों नहीं होता जनाब आसिफ साहब, क्यों नहीं एप्लीकेबल करते? चैम्बर ने जरा जल्दी बताइएगा, और इसलिए टाइम कम है। ये रूल जो आप कह रहे हैं ना, ये चैम्बर या फेडरेशन ने नहीं बनाना होता, ये हुकूमत ने बनाना होता है। मुखालफत चैम्बर और फेडरेशन नहीं करती नहीं, है हमने तो आज कि तक उनकी- हमारी तो उनकी जो मेंबरशिप है बढ़ेगी, मोनोपोली खत्म हो जाएगी। नहीं, अगर आप ये लाते हैं उनकी मोनोपोली कि खत्म हो उसने जाएगी। चैम्बर का मेंबर बनना है, हाँ, तो चैम्बर का तो फायदा है, इसी तरह फेडरेशन का फायदा है उसके मेंबर ज्यादा हों। हम तो इसके खिलाफ जा ही नहीं सकते। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग तो ऐसा कहते हैं कि हमें मेंबरशिप देते ही नहीं। नहीं, कौन नहीं देता है? अरे छोड़ दें इसको, भी ऑन कैमरा में क्या बात करूं। बात सिंपल से ये है कि चैम्बर और फेडरेशन में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ माइंडसेट ऐसे हैं कि हमारी चौधराहट खत्म हो जाएगी। नहीं, वो चौधराहट के हवाले से जो आप कह रहे हैं ना, चैम्बर में, फेडरेशन में तो चौधराहट का चक्कर ही नहीं है, क्योंकि फेडरेशन का वोटिंग राइट तो बिल्कुल अलग है। वहां तो एक ऐसे, लेकिन आप इस बात का सहमत करते हैं, मुत्तफिक हैं कैसा होना कि चाहिए, कराची ये से- फाइलर नॉन फाइलर का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। हाँ, सिंपल एक होना ना, आपका शनाख्ती कार्ड, आपका एनटीएन होना चाहिए बेसिक। वो तो है, नहीं है ना, अभी उसको इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ना। अच्छा इम्प्लीमेंट, वरना तो आपका ये फाइलर नॉन फाइलर खत्म हो जाता ना। आप कोई चीज लेने जाते, शनाख्ती कार्ड लगाते, टैक्स चार्ज हो अच्छा जाता। चले, अब टाइम भी थोड़ा है, आप मुझे बता दें कि आपके मुतालबात क्या हैं हुकूमत से, बस 2 लाइन। हमारे हुकूमत से यही मुतालबात हैं, जो मेन तो ये है कि जो ताजिरों को 37AA के तहत पावर दी है वो ख़त्म की जाए फील्ड फोर। इसमें कोई ये कमेटी बना के फैसला करना है, ये सब बेकार, टाइम वेस्ट होना है। एक चीज़ नहीं करनी तो उसको आप नहीं करनी, उसको यकसर फारिग करें, खत्म कर दें आप। उसके लिए कमेटी बनाए, फिर कमेटी फैसले करेगी, कमेटी फिर एक और फिर कमेटी एक बनेगी। कमेटी 2 बंदों की बनेगी। चले जी शाह साहब, आखिरी जुमला। सर देखें, इस वक्त एलिजिबल फाइलर का जो ये कानून उन्होंने हाँ। बनाया है, इसको फिल फॉर खत्म करना चाहिए। 7E को एड्रेस करें, 7E का बिल्कुल, मामला खत्म बिल्कुल। करें।
गेन टैक्स का एक बहुत बड़ा इशू जो इस वक्त आने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट एक दफा फिर इसकी रिवैल्यूएशन में जा रही है। गेन टैक्स 15% है, अगर रिवैल्यूएशन इन्होंने 20-25-30% कर दी, जो सुनने में आ रहा 5% से लेकर 100% तक करेंगे, तो ये एनॉमलीज क्रिएट करेगी। इस वक्त इतना बड़ा गेन, जो ये तस्वुराती गेन दिखाने की कोशिश करेंगे, 15% के हिसाब से बहुत बड़ा टैक्स इसके ऊपर लगेगा और उसमें सारी की सारी खत्म हो। तो रिवैल्यू इस वक्त नहीं करना चाहिए कतई तौर पे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट जो है वो नीचे आ चुकी है, फेयर मार्केट वैल्यू नीचे आ चुकी है। ठीक। अच्छा, जो मोर्टगेज फाइनेंसिंग का लॉलीपॉप इस वक्त दिया है, उसमें क्लैरिटी लेकर आए। अगर वाकई ये कोई सपोर्ट करना चाहते हैं छोटे घरों की तामीरात को, बैंकों से कर्जे बैंकों से कर्जों की जो बात है उसको क्लैरिटी लेकर आए। जब बकिया तमाम चीजें इसको अगर लेकर आएंगे, ये सपोर्टिव होगी, एग्जैक्टली ये सपोर्टिव होगी मार्केट के लिए। तो इस पॉलिसीज करने की जरूरत है। शारिक साहब जी, आखिरी जुमला। आखिरी जुमला यही है कि तमाम तर चीजें, जैसे भाई गुस्सा निकाल दे यार, गुस्सा नहीं निकाल सकते ऑन कैमरा जो है ना, बहुत मामला खराब कर दिए गए। जरा सा कुछ कह दो तो बहुत बुरा लग जाता है। गुस्सा निकाल दे। नहीं, गुस्सा जो है अब हराम करार हो गया है, बिल्कुल बहुत ज्यादा हराम करार हो गया है। तो लिहाजा बात यह है कि जो भाई बात कर रहे हैं ना, जो FBR का जो सेक्शन मुझे याद सही से नहीं, 37A तो ये FBR को इख्तियारात दिए कि किसी का भी अकाउंट सीज करके उससे पैसे निकाल लो। बिल्कुल, ये सब चीजें गलत हैं। वो तो अभी भी कर रहे हैं। बैंक गलत है, बैंक के अकाउंट मुंजमद करके वो शो कर देते हैं। तो इसीलिए तो कह रहे हैं अभी भी कर रहे हैं। मतलब आप इसकी जो भाई कह रहे हैं ना कि इसका नोटिस जारी करें, उससे वजाहत मांगे, चीजें मांगे, वो अगर ना दे पाए तो फिर आप उसका अकाउंट भी सीज करें, उसकी भी करें, और चीजें करें, और जो टैक्स चोरी कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। इससे कौन इनकारी है? कोई भी ताज़िल इनकारी नहीं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि इंसान करता रहे तो सारी रात गुजर जाए, ये बात से ख़त्म ना हो। लेकिन बहरहाल हमारे पास एक महदूद वक्त होता है, और इस महदूद वक्त में जो भी मेहमानों ने हमारे कही, यकीनी तौर पे इसमें FBR का 37A का जो कानून है, इस पर पूरे मुल्क के अंदर जो है गुस्सा का इजहार किया जा रहा है। प्लस रियल एस्टेट की जानिब से भी जो 7E का मसला है, इसको फिल फॉर हल किया जाए। और 7E का मसला तो मेरा ख्याल है कि आज मैं 3-4 साल से मुसलसल यही सुन रहा, 7E। और FAD का तो FAD तो खैर ख़त्म कर दी गई। तीसरी बात जो हमारे आज शारिक साहब ने एक बात सुनाई, वो बहुत ही पहली दफ़ा मैंने सुनी कि अगर आप हॉल बुक कराने जाते हैं तो नॉन फाइलर और नॉन फाइलर के हिसाब से बुकिंग जो है वो की जाती है। तो मेरा ज़ाती राय है कि यकीनी तौर पे एक आम आवाम एक सादा सी आवाम को क्या पता कि फाइलर और नॉन फाइलर क्या होती है, या तो शनाख्ती कार्ड का नंबर ही जो है उसे मतलब ये कि फाइलर कर दिया जाए, तो वही नंबर उसका जो है टैक्स NTN नंबर हो जाएगा। तो इससे बड़ी फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।